हेलो गाइस, हाय, दिस इज सीजे और ये है कानून का जुनून जो आपके अंदर है, मुझ में है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? चलो स्टार्ट करते हैं और सीए बनते हैं। नमस्कार एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है सीए वाला बाय पीडब्ल्यू में। ओके, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है और बहुत एनर्जी है मेरे अंदर जो आप लोगों के अंदर मुझे ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, वरना इतनी एनर्जी का क्या करेंगे। इतने खूबसूरत टॉपिक्स आप सभी लोगों के लिए हम लोग इस सीरीज में लेके आते हैं चाणक्य 2.0 में। एक बार पढ़ना है और उसको खत्म करना है, ज्यादा बार बार मच मच नहीं करने का है, ठीक है। एक बार टॉपिक पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे एंड डन, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में जाके छाप देने का मेरे दोस्त। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे द कंपनीज एक्ट 2013। सुनो 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 सुनो, इस पूरे चैप्टर में सारी केस स्टडीज, सारे केस लॉज, जितने भी केस स्टडीज है उन सबको यहां पर हम कवर करेंगे। क्या है ना, आप लोगों के आदेश अनुसार हम लोग चल रहे हैं। आप लोगों ने कहा कि सर केस स्टडीज और केस लॉज को लिखने में बड़ी दिक्कत आती है, वैसे सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, हम लोग लिखने में बड़े कमजोर हैं, ऊपर से केस स्टडी और आ जाती है। कोई बात नहीं, अभी आपके दिल की बात हमने सुन ली है। केस स्टडीज को यहां पर कवर करेंगे। 15 16 17 केस स्टडीज है कुछ लगभग, सबके नाम, फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, स्टोरी क्या हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक में से वो केस स्टडी है, रिलेटेड है, उस टॉपिक को भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ऑल केस स्टडीज विद देयर नेम्स, थोड़ी सी हम ट्रिक्स भी आपको सिखाएंगे यहां पर, विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, जजमेंट, उनकी स्टोरी और उनका रिलेटेड टॉपिक, एवरीथिंग इन वन सिंगल वीडियो। लेट्स स्टार्ट। Okay, so here we go. Case studies and laws, case laws from the chapter The Companies Act 2013. Okay, अंडरस्टैंड दिस। कुछ बेसिक्स को समझाते जाऊंगा, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत आसान हो जाएगा, मजा आने वाला है आप लोगों को क्योंकि बहुत इजी कर देंगे, ठीक है। हम लोग कंपनीज एक्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, सभी केस स्टडीज है और केस लॉज है, पहले ही बता रहा हूं, सब चीजें नहीं है। पूरा कंपनीज एक्ट का वन शॉट वीडियो ये नहीं है। दिस इज अबाउट केस स्टडीज एंड केस लॉज फ्रॉम दिस रिस्पेक्टिव चैप्टर। इसमें कुछ केस लॉज हैं जो मैंने स्किप करें, एक या दो, जो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सभी इंपॉर्टेंट जिनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे आपको लिखना पड़ेगा और केस लॉ को मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ मेजर 4-5 केस लॉज है जिस पे क्वेश्चन आता ही आता है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे आता है। मेरी बात सुनना, डायरेक्टली क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा, आपको उसके अंदर वो लेजेंडरी केस लॉ को मेंशन करके वहां पर आपको आना पड़ेगा, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपसे कुछ बेसिक्स को डिस्कस करना चाहूंगा। देखो बच्चों, सबसे पहले समझना ही जरूरी है कि लॉ क्या है, राइट। आपके पास में एक चैप्टर है, सबसे पहला जो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, करेक्ट। इस चैप्टर के अंदर आपको ये बताया गया है कि लॉ होता क्या है, लॉ हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉ क्यों पढ़ रहा है, ठीक है। लॉ को कैसे फॉर्म किया जाता है, उसके सोर्सेस क्या है, उसको इन्फोर्स कैसे किया जाता है, उसका मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूं, आईआरएफ इन वन शॉट, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। अभी हम बात कर रहे हैं कि लॉ है क्या। देखो समझना जरूरी है, जितने भी एक्ट्स होते हैं और स्टैट्यूट्स होते हैं वो लॉ का पार्ट होता है, रूल्स रेगुलेशन भी लॉ का पार्ट होता है, जितने अमेंडमेंट्स आते हैं वो भी लॉ का पार्ट होता है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, गवर्नमेंट जितनी भी चीजें ऑफिशियल गैजेट में निकालती है वो सब कुछ लॉ का पार्ट होता है। समझने की बात यह है कि सिर्फ एक्ट को पढ़ना, देखो हम उसे कहते हैं बेयर एक्ट, BARE, ठीक है। मतलब कि जो सिर्फ एक्ट होता है उसकी बात नहीं चल रही है, हमें ना लॉ चारों 360 डिग्री, चारों दिशाओं से समझना पड़ता है। तो एक्ट के साथ में ये सारी चीजें भी आती है, नोटिफिकेशंस आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, ये सब चीजें गवर्नमेंट निकालती रहती है। इसका सबसे अहम हिस्सा है वो है केस लॉज। केस लॉज भी लॉ का एक पार्ट है, यहां तक कि हम ऐसा बोलते हैं कि इट इज अ प्राइमरी पार्ट ऑफ लॉ एंड स्टैट्यूट, ठीक है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन के बहुत ज्यादा काम में आता है, ठीक है। तो हम एक क्या डेफिनेशन बना सकते हैं केस लॉ की, कि केस लॉ एक तरीके से लीगल प्रेसिडेंट है। लीगल प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है कि जो चीज पहले हो चुकी है, ऐसे केसेस जिसमें कोर्ट ऑलरेडी जजमेंट सुना चुका है, अपने जुडिशियल डिसीजंस दिखा चुका है, अपने ओपिनियन को शेयर कर चुका है, उसको हम यहां पर केस लॉज बोलते हैं, ठीक है। हो क्या रहा है, हमने एक्ट को लिया, हमने मतलब हम नहीं, जज, जो कोर्ट में यह केस चल रहा है उन्होंने उस केस को लिया, एग्जिस्टिंग लॉ को यूज किया, एक्ट को यूज किया और उसको इंटरप्रेट किया, करेक्ट। इसीलिए इसको बोला था लीगल प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब एक बार एग्जाम्पल सेट कर दिया गया है, आपको इस एक्ट का मीनिंग ऐसा निकाला है कोर्ट ने, आप ये सुन लो, उसे हम केस लॉज बोलते हैं, ठीक है। अब
ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर एक सिंपल सी बात हम देखें तो आपका एक लॉ का पूरा पार्ट है कॉमन लॉ, ठीक है, जो आपको दिख रहा है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ मतलब होता है केस लॉ का दूसरा नाम है कॉमन लॉ। एक लैटिन का फेज है जो आपको इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है आईआरएफ के अंदर, ठीक है। टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, मतलब पहले से जो डिसाइडेड है उसके साथ में खड़ा होना। अगर किसी कोर्ट ने ऑलरेडी एक जजमेंट सुना दिया है तो आपको हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो हाई कोर्ट फॉलो करेगा, हाई कोर्ट का जजमेंट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉलो करेगा। हर स्टेट के अंदर हाई कोर्ट है तो उस स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स उस हाई कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करेंगे। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसमें बताया गया है टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड ऑलरेडी, ठीक है। बट इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आप उस जजमेंट को तभी रिफर करना जब आपका ये वाला केस और जो पहले वाला केस है जो गवर्नमेंट या फिर जो कोर्ट सुना चुकी है वो बिल्कुल सिमिलर हो, बिल्कुल सेम हो, मतलब विच इज एग्जैक्टली सिमिलर ऑन ऑल फोर लेग्स, मतलब कि चारों पैर एकदम बराबर है टेबल के, ठीक है। आपका केस जैसा था वैसा ही केस वो भी था, इसीलिए आप उसको रिफर कर रहे हो, उसी जजमेंट को आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो ये बात तो हुई केस लॉ की। केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए हम लोग उनको यहां पर पढ़ते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट की बात पे। सबसे पहला केस लॉ स्टार्ट करूंगा आपके पूरे चैप्टर में से, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है बच्चों मैक्वारा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट का नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब कहानी सुनना मेरी बात, ठीक है। ओके, सो आपने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सुना होगा, पढ़ा होगा, नहीं है तो मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। कंपनी जो होती है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। बच्चों कंपनी एलएलपी जैसी नहीं है, कंपनी पार्टनरशिप फर्म जैसी नहीं है, कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप जैसी नहीं है। कंपनी का एक अलग ही दबदबा है, करेक्ट। कंपनी के कुछ फीचर्स है जो उसको डिफरेंट बनाता है। लिमिटेड लाइबिलिटी है बॉस, मतलब पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप फर्म में वो अनलिमिटेड होती है, हालत खराब है ना। कंपनी के अंदर क्या है कि मेंबर्स अलग और कंपनी अलग। यस, एकदम खतरनाक कॉन्सेप्ट है और सिंपल भी है। मेंबर्स अलग और कंपनी अलग, इस दीवार के दोनों तरफ खड़े हुए हैं। अच्छा, अच्छी बात भी है। मेंबर्स कह रहे हैं कंपनी कुछ गलत काम करेगी तो मैं क्यों फंसूं, कंपनी कह रही है कि मेंबर्स कुछ गलत काम करेंगे तो मैं क्यों फंसूं, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ पॉइंट्स हैं जो यहां पर डिस्कस करने लायक है, ठीक है। बट मोटा मोटा रूल यही है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इस दीवार के पार दोनों तरफ खड़े हुए हैं, ठीक है, दोनों का सेपरेट वजूद है। अब मेरी बात सुनना, कंपनी फिक्टिशियस पर्सन नहीं है, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। भले ही आर्टिफिशियल हो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कानून की नजरों में है ही नहीं। नहीं, लॉ ने इस कंपनी को बनाया है, लॉ ही इस कंपनी को खत्म कर सकता है। अब सुनना इस वाले केस लॉ में क्या हुआ। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी का है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पहला केस लॉ है जिसका नाम है मैक्वारा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब आपको समझ में आ गया कि एक तो लीगल एंटिटी है कंपनी, अपने मेंबर से बिल्कुल सेपरेट है। तो कंपनी क्या कर सकती है सर, कंपनी सब कुछ कर सकती है। एक जो नॉर्मल इंसान कर सकता है ना वो कंपनी कर सकती है। सर कंपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती है अपने खुद के नाम पे, बेच सकती है, डिस्पोज कर सकती है। सर कंपनी के खुद के राइट्स एंड लाइबिलिटीज होती है। कंपनी लोन ले सकती है खुद के नाम पे, कंपनी कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट कर सकती है खुद के नाम पे। अरे सर यहां तक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर हो सकती है खुद के नाम पे, ठीक है। ये सब चीजें कंपनी कर सकती है। तो सर हमारा क्वेश्चन ये है कि इन महानुभाव का क्या होगा, कौन, शेयर होल्डर्स का क्या होगा। सर शेयर होल्डर्स, आप बोलते थे शेयर होल्डर्स तो ओनर्स होते हैं सर कंपनी के, और सर शेयर होल्डर्स ने इतनी मेहनत करके सर पाई पाई इकट्ठी करी कंपनी के लिए, कंपनी के एसेट्स बनवाए हैं, कैपिटल क्रिएट करवाई है। अरे करवाई होगी, बिल्कुल करवाई है, हम मना नहीं कर रहे, कंट्रीब्यूट किया है उन लोगों ने। बट वो मेंबर्स जो हैं, शेयर होल्डर्स जो हैं, वो कंपनी के प्रॉपर्टी के हिस्सेदार नहीं है, वो कंपनी के प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर्स भी नहीं है, को ओनर्स भी नहीं है। वो सिर्फ प्रॉपर्टी कंपनी की ही है। जो कंपनी के नाम पर है वो कंपनी का है, मेंबर्स बीच में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो सर इस वाले केस लॉ में हुआ क्या, थोड़ा जरा हमको समझाइए। अब देखना आपके सामने ये पूरा मैंने डायग्राम बनाया है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, ठीक है। मैक्वारा भाई साहब, मैक्वारा भाई साहब समझदार तो थे पर इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, ठीक है। क्यों, अभी हमको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, एक कंपनी है ना, जो काम करती है टिम्बर का, ठीक है, टिम्बर कंपनी है। इस टिम्बर कंपनी में एक भाई साहब है जिनका नाम है मैक्वारा। अब सुनना, मैक्वारा जो भाई साहब है
बड़े इंटेलिजेंट है। ये कंपनी के ओनर है एक तरीके से। ओनर है, अच्छा सर क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि ही होल्ड्स ऑल शेयर्स एक्सेप्ट फॉर वन। भाई साहब 99.99% शेयर्स इन्होंने होल्ड कर रखे हैं, एक शेयर इन्होंने होल्ड नहीं कर रखा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट ही कंपनी के सारे शेयर्स इनके पास में। पॉइंट नंबर 2, सर इन्होंने ना कंपनी को कुछ पैसे भी दे रखे हैं। तो सर ये एक मेजर क्रेडिटर भी है कंपनी के। मतलब सर इन्होंने कंपनी को जो भी पैसे दिए हैं कंपनी ने, उसके बदले में इनको कुछ डिबेंचर्स इशू करे, जो भी केस हो, सर क्रेडिटर है, सिंपल सी बात है। ठीक है, मेजर क्रेडिटर है, छोटे मोटे भी नहीं है। ओके, अब सुनना, कंपनी किसकी है? टिम्बर कंपनी है। इन्होंने सोचा मैकवारा ने कि एक काम करते हैं, कभी ना खुदा ना खास्ता कुछ आग वाग लग गई, कुछ टिम्बर जल गया पूरा। अरे टिम्बर आप समझ रहे हो ना, पेड़ है, पेड़ को कट करोगे टिम्बर निकलेगा, टिम्बर को कट करोगे तो लॉग्स बनते हैं, वुड के लकड़े लकड़े बनते हैं ना, वो सब उसकी बात चल रही है। तो ये सारा स्टॉक गोडाउन में रखा हुआ है, वेयर हाउस में रखा हुआ है, अगर आग लग गई तो क्या करेंगे? तो मैकवारा ने सोचा एक काम करता हूं, मैं एक इंश्योरेंस कंपनी के पास में जाता हूं। वो भाई साहब गए नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी के पास में। ठीक है, कि भाई साहब मेरा इस टिम्बर का इंश्योरेंस कर दो। पर इन्होंने क्या करा है, सुनना, गड़बड़ देखना, इन्होंने इंश्योरेंस करवा दिया अपने खुद के नाम पर। चलो गड़बड़ हुई है, गड़बड़ हुई है, देखते हैं। एम इंश्योर्ड द कंपनीज टिम्बर इन हिज ओन नेम। ओके, चलो गड़बड़ हो गई। अब देखना, जो नहीं सोचा था वो हो गया, आग लग गई, टिम्बर कॉट फायर लीडिंग टू सिग्निफिकेंट लॉस। भैया बहुत खतरनाक नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे एम यानी कि मैकवारा भाई साहब गए भागे भागे, उन्होंने कहा कंपनी नॉर्दर्न एश्योरेंस जरा क्लेम दे दो भैया, पूरा इंश्योरेंस ले रखा था मैंने, तो पूरा क्लेम मुझको चाहिए, कॉम्पनसेशन पूरा का पूरा ला के दे दो, डैमेजेस खतरनाक हुए भाई साहब, पूछना मत, ये सारे चीजें देख लो, आप ही आके देख लो। अब देखो हो क्या रहा है, सुनना मेरी बात एकदम कान खोल के। टिम्बर है कंपनी के नाम पे, इंश्योरेंस है मेंबर के नाम पे, मैकवारा के नाम पे। क्या ये जो टिम्बर जो कंपनी का है, क्या इसमें मेंबर इसका हकदार है? हमने अभी पढ़ा है, नहीं है। अरे वो शेयर होल्डर्स मेंबर्स की प्रॉपर्टी होती नहीं है, वो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है। सर हम एक स्टेप आगे बढ़ गए, हम प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं। इस केस लॉ में हुआ क्या? केस लॉ में ये हुआ कि वो पर्सन कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि इससे जो भी पैसा आना चाहिए उसमें मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। जजमेंट आया खतरनाक वाला, जजमेंट में साफ साफ बोला गया कि सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, रुकिए। जज साहब ने बोला कि गलत बात है, इंश्योरेंस कंपनी एम को पैसा नहीं देगी, ना तो वो देगी ना वो लायबल है। क्यों? क्योंकि जो शेयर होल्डर होता है उसका कोई भी राइट नहीं है किसी भी आइटम पे जो प्रॉपर्टी ओन करती है। कौन? कंपनी। कोई लीगल, कोई ऑब्लिगेशन, कोई भी तरीके का इक्विटेबल इंटरेस्ट नहीं है मेंबर का कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर। हेंस इन दिस केस टिम्बर वॉज इंश्योर्ड नॉट इन द कंपनीज नेम, इसीलिए एम कुड नॉट क्लेम द कॉम्पनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो कंपनी के नाम पर, यहां पर नॉट आप ऐड कर देना, कंपनी के नाम पर इंश्योरेंस नहीं था और वो मैकवारा के पर्सनल नाम पे था और प्रॉपर्टी कंपनी की थी, इसीलिए उनको यहां पर कोई भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिलेगा। ये जजमेंट हमने यहां पर लिख रखा है। अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। प्रॉपर्टी तो भूल जाओ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका पहला लेजेंडरी केस लॉ और इसका टॉपिक था सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर। ठीक है, केस लॉ नंबर 2 खतरनाक। ओके, सेल्मन वर्सेस सेल्मन एंड कंपनी लिमिटेड। ये केस लॉ भी बड़ा लेजेंडरी है, इसको भी हम समझते हैं। इसके लिए टॉपिक कौन सा है? कॉर्पोरेट व्हील या वेल थियरी। ठीक है, अब सुनना, वेल मतलब क्या होता है? पर्दा। ठीक है, क्या होता है? पर्दा। इसका मतलब क्या होता है कि सर आपने जो अभी कहानी सुनाई ना हमको कि ये जो कंपनी है और ये जो मेंबर है, इन दोनों के बीच में एक पर्दा है सर, इस पर्दे को गिरे रहने दो, पर्दे को उठाओ मत सर, गड़बड़ हो जाएगी। करेक्ट। तो यहाँ पर बात करनी पड़ेगी ना कि सर ऐसे कोई केसेस है क्या जहां पर इस पर्दे को हम हटा देते हैं? क्योंकि सर आपने बिल्कुल बराबर बोला हमको कि इन दोनों के बीच में एक पर्दा है, कॉर्पोरेट पर्दा है, और वो अलग अलग रहना चाहिए। ठीक है, सुनना। ओके, सो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कॉर्पोरेट व्हील थियरी का। ठीक है, देखो क्या हो रहा है कि मेंबर्स जो है
ठीक है, वो प्रोटेक्टेड है, मेंबर्स प्रोटेक्टेड है। देखो ये जो थ्योरी है ये मेंबर्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। कंपनीज के एक्शन, कंपनीज की जो लाइबिलिटी है उससे मेंबर्स यहां पर शील्डेड है, यानी कि प्रोटेक्टेड है। ठीक है, अगर कंपनी कोई डेट इंकर करती है, कोई भी लॉ फॉलो नहीं करती है, कुछ पेनल्टी आ जाती है, ठीक है, तो ये जो कॉर्पोरेट वेल है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मेंबर को उसके लिए लाइबल नहीं ठहराता है। इन अदर वर्ड्स अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहां पर कॉर्पोरेट आइसोलेशन, देखो शब्द समझना, ठीक है, कॉर्पोरेट आइसोलेशन मतलब कि यहां पर वही दीवार की बात चल रही है, ये कॉर्पोरेट दीवार है, ठीक है, एक तरफ आप एक तरफ मैं, उसको ये इंजॉय करवाता है मेंबर्स को। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। बच्चों ध्यान रखो, जितने यहां पर वर्ड्स लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, आपको सिर्फ वही याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, अब केस लॉ की बात करते हैं। देखो हुआ क्या, समझना पूरी बात। ठीक है, सैलोमन भाई साहब है, सैलोमन भाई साहब की लड़ाई उनकी ही कंपनी के साथ में है जिसका नाम है सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। देखो क्या होता था, सैलोमन भाई साहब ना बड़े खतरनाक कलाकार थे, वो बनाते थे शूज, और इतने खतरनाक शूज बनाते थे, एकदम पर्सनलाइज्ड, एकदम पैर का मेजरमेंट लेते थे, एकदम पैडिंग बहुत अच्छी डालते थे, बाउंसी शूज बनाते थे, कंफर्टेबल होता था, मजा आता था। ठीक है, उनका बिजनेस चल पड़ा, इन्होंने सोचा चलो क्या करें, एक काम करते हैं, बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, कंपनी बना देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कंपनी बनाई सैलोमन ने, जिसका नाम रखा सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब क्या हुआ, सैलोमन ने अपने जितने भी एसेट्स थे, उनका खुद का जितना भी एसेट था, पर्सनल एसेट, वो सब उन्होंने कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। मतलब कंपनी ने सैलोमन के पर्सनल एसेट्स को टुक ओवर कर लिया या टेक ओवर कर लिया। ठीक है, रिटर्न में सैलोमन को क्या मिला, सैलोमन को रिटर्न में मिला 20,000 शेयर्स इन द कंपनी, वर्थ $20,000 पाउंड जो भी हो, उन्होंने यहां पर शेयर्स ले लिए। ठीक है, होशियार थे सैलोमन भाई साहब, इन्होंने क्या करा, अपने नाम पे मैक्सिमम शेयर्स ले लिए, एक वाइफ के नाम पे भी ले लिया, उनके 2-3 बेटे थे उनके नाम पर भी ले लिया, एक एक शेयर उनको भी दे दिया। मेजॉरिटी जो शेयर्स थे वो उन्होंने होल्ड कर लिए और बदले में अपना पूरा बिजनेस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। अब ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं शेयर होल्डर तो बन गया हूं, कंपनी को रातों रात पैसे की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने पैसे भी दे दिए कंपनी को, तो अब ये शेयर होल्डर तो है ही सही, साथ में ये क्रेडिटर भी हो गए। और कैसे क्रेडिटर हुए, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर हुए, क्योंकि इन्होंने डिबेंचर्स इन्होंने ले लिए थे कंपनी से वर्थ 10,000 पाउंड्स। दो चीज हो गया है, ध्यान से सुनना, सैलोमन भाई साहब शेयर होल्डर है, मेंबर है, साथ में सिक्योर्ड क्रेडिटर भी है कंपनी के, क्योंकि इन्होंने डिबेंचर्स भी खरीद रखे हैं। ठीक है, अब जो नहीं सोचा था वो हुआ, कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, उनके एसेट्स ज्यादा थे और लाइबिलिटीज कम थी, नहीं उल्टा हो जाएगा लाइबिलिटीज ज्यादा थी और उनके एसेट्स कम थे। ठीक है, ये देख लो आप, 6,000 उनके कुछ एसेट्स रह गए थे और लाइबिलिटीज उनकी 16,000 की थी। तो क्या हुआ, कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। अब सुनना मेरी बात, लिक्विडेशन में गई है तो पैसा बंटना चालू होगा, कंपनी के जितने एसेट्स है, लड़ाई ये है कि सबसे पहले एसेट्स किसको मिलेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भैया सबसे बड़े जो डिबेंचर होल्डर है, जिन्होंने हमको पैसा दिया है, हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर है, उनको पैसा मिलेगा सबसे पहले। तो बाकी दूसरे लोग आ गए अनसिक्योर्ड, कौन से अनसिक्योर्ड, जिन्होंने ऐसे ही पैसे दिए थे बिना किसी सिक्योरिटी के, वो सारे लोग भागे भागे आए, उनका नाम है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। उन्होंने कहा कि सुनो क्या कर रहे हो भैया, कोर्ट, ये जो कंपनी आप देख रहे हो ना सैलोमन कंपनी लिमिटेड, ये एक ही पर्सन की है, वन मैन शो चलता है यहाँ पे, डायरेक्टर भी वही है, क्रेडिटर भी वही है, ओनर भी वही है, इन्वेस्टर भी वही है, सब कुछ एक ही पर्सन है। आप किसके चक्कर में पड़ रहे हो, ये जो सिक्योर क्रेडिटर जिसको बोल रहे हो ना, वही ओनर है, आप उसको पहले पैसा नहीं दे सकते, ये वन मैन कंपनी चल रही है यहाँ पे। कोर्ट ने बोला अच्छा, ये सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ये स्टोरी लेके आए मेरे पास में। कंपनी ने बोला कि सर मैं तो कंपनी हूं, सैलोमन भाई साहब तो अलग है। आपने सुना होगा ना सेपरेट लीगल एंटिटी का एक कॉन्सेप्ट है, आपने सुना होगा ना कॉर्पोरेट पर्दा है, कॉर्पोरेट वेल है। कोर्ट ने बोला यस, हमारा जजमेंट भी यही है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये बोला कि जो कंपनी है वो एक डिस्टिंक्ट पर्सन है, सेपरेट पर्सन है, उसके मेंबर से लिख दूं SLE, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है। जजमेंट में उन्होंने एक और चीज बोली
कि कंपनी का खुद का एग्जिस्टेंस है भैया, खुद का वजूद है, मेंबर्स की वजह से नहीं है वो। सुन लो आप, तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हम लायबल नहीं ठहरा सकते। अभी तो पढ़ के आए हम कॉर्पोरेट वेल में, कॉर्पोरेट वेल थियरी प्रोटेक्ट करती है, गाइड करती है, शील्ड करती है शेयर होल्डर्स को। किससे? कंपनी से, कंपनी की हरकतों से। कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो क्या मेंबर्स, अरे मेंबर्स शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है सर, इवन दो, अब देखो सुनना, इवन दो वो जो मेंबर है वो पूरी शेयर कैपिटल भी होल्ड करता हो, एक शेयर भी छूटा हुआ हो, मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी हो, तो भी आप उस पर्सन को और कंपनी को मिला नहीं सकते। दोनों के बीच में आपको ये दीवार खड़ी रखनी पड़ेगी। तो जजमेंट क्या हुआ? दैट कंपनी हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस, shareholders cannot be held liable for the acts of the company। और ये लेजेंडरी केस लॉ था। इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो, सालों सालों बीत जाएगा ना, तो भी आप ये प्रूफ नहीं कर सकते कि कंपनी और मेंबर दीवार के एक ही तरफ खड़े हैं। सालों सालों मतलब सेलिमन 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 वर्सेस सेलिमन। ठीक है, ये आपका केस लॉ है जो बात करता है कॉर्पोरेट वेल थियरी के ऊपर। ठीक है, दो केस लॉज हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखो, ये पर्दा ना उठाना पड़ेगा। इन भाई साहब को तो आप जानते होंगे, आपने आवाज सुनी होगी, अरे पीछे तो देखो, अरे पीछे तो देखो, सुना होगा ना आपने पर्दे के पीछे क्या है ये देखना भी जरूरी है बच्चों। कभी कभी क्या होता है, मेंबर्स शील्डेड बैठे हुए हैं एकदम प्रोटेक्शन के साथ में कि कंपनी जो करे सो करे, तो मेंबर्स ना मिसयूज करने लग गए, कंपनी का नाम यूज कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, कंपनी के नाम पे गलत प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कंपनी के नाम पर गलत बिजनेस कर रहे हैं। तो कोर्ट ने बोला भैया इस पर्दे को उठाना पड़ेगा। उसका नाम रखा लिफ्टिंग, उठाना ऑफ कॉर्पोरेट वेल। इस पर्दे को उठाओ, इस पर्दे में छेद करो। क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम पता है आपको? पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। खत्म कर दो। पीछे तो देखो, पर्दे के पीछे देखो। तो पर्दे को पीछे देखने के लिए ये इस पूरी थियरी को लाया गया, और इसमें एक लेजेंडरी केस लॉ है जो है डैमलर कंपनी लिमिटेड का वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी का। उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड भी दे रहा हूं। देखो, मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा जिसके ऊपर केस लॉ है। तो ना दोनों चीजें हो रही है, आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहा है और आपका केस लॉ भी आपको याद हो रहा है। ठीक है, सुनना, पीछे तो देखो, पर्दे के पीछे क्या है। करेक्ट, ये कब होता है? ये लिफ्टिंग कब होती है? इस पर्दे को उठाया कब जाता है? पर्दे में छेद कब करे जाते हैं? कब? जब कोर्ट इग्नोर कर देती है, इग्नोर कर देती है, इग्नोर कर देती है। किस चीज को? कंपनी और मेंबर अलग अलग है, इस बात को इग्नोर कर देती है, और कोर्ट डायरेक्टली देखती है मेंबर्स को, उस पर्दे के आर पार जाती है। कंपनी को बोलती साइड हट, साइड हट। मेंबर्स कौन है? मुझे डायरेक्टली आदमी से बात करने दे। ये नेचुरल पर्सन कौन है इस आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के पीछे? मुझे उससे बात करनी है। ये पर्दा हटाओ, ये पर्दे में छेद करो, आर पार देखना है। बात आई समझ में आपको? ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से केसेस है जहां पर कॉर्पोरेट वेल को उठाया जाता है, कॉर्पोरेट पर्दे को तहस नहस कर दिया जाता है? तो कुछ 4 से 5 केसेस है। ठीक है, जैसे एनिमी कंपनी के बारे में पता करना हो। अब मेरी बात सुनो, हिंदुस्तान में कंपनी बनाई, हिंदुस्तान में बैठे हुए हो, ठीक है, और हिंदुस्तान का किसी कंट्री के साथ में झगड़ा है, उस कंट्री के सारे मेंबर्स यहां पर आके डायरेक्टर्स बने हुए हैं। देखने को क्या है पेपर पे? रजिस्टर्ड इन इंडिया, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया। बट पर्दे के पीछे जाना जरा, देखना कौन लोग कंपनी चला रहे हैं। सर, जिस जिस कंट्री से इंडिया की लड़ाई है वो सब लोग बैठे हुए, नेशनैलिटी इंडियंस नहीं है वो लोग कोई दूसरे कंट्री के हैं। तो ऐसा पहला पार्ट था, ट्रेडिंग विद कंपनी विद एनिमी कंट्री। ओके, नाउ ट्रेडिंग विद एनिमी कंट्री के बारे में जब भी जानना होगा तो एक केस लॉ हुआ था, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। ठीक है, क्या हुआ था उस केस लॉ में? उन्होंने ये बोला कि सुनो, पब्लिक इंटरेस्ट की बात जब भी आएगी, ठीक है, मतलब हिंदुस्तान की जनता की बात जब भी आएगी, मतलब हम लोग ये समझे कि जब भी एट लार्ज हिंदुस्तानी लोगों का नुकसान होगा, जेपरेडी में होगा,
मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो कोर्ट बीच में आएगी, वरना नहीं आएगी। इन्होंने उल्टा लिख रखा है, इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली टू बी इन अ जेपर्डी, मतलब जब कोई दिक्कत नहीं है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट पे हानि नहीं पहुंच रही है तो हम कॉर्पोरेट वेल को नहीं उठाएंगे, बट अगर कम पब्लिक इंटरेस्ट को हानि पहुंच रही है तो हम इस पर्दे को उठा देंगे और इस कॉर्पोरेट शेल को खत्म कर देंगे। ठीक है, देखो मैंने हिंदी में लिख रखा है आप लोगों के लिए, अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात है तो कोर्ट पर्दे को उठा देगी टू चेक वेदर अ कंपनी इज एन एनिमी कंपनी और नॉट। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात है जो आपको यहां पर समझाई गई है इस केस लॉ के थ्रू। ठीक है, ओके। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे सर? देखो, अपनी अपनी माँ तो अपनी माँ होती है, करेक्ट। हाँ, अपना देश तो अपना देश होता है, तो दाई माँ बोलते हैं ना अपन, दाई माँ। हाँ डाइमलर, ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, दाई माँ। दाई माँ जो होती है वो आप कोई भी कॉन्टिनेंट में चले जाओ आपको हमेशा याद रहेगी। ठीक है, सो डाइमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी का ये केस था, जहां पर बोला है पब्लिक इंटरेस्ट की बात होगी तो कॉर्पोरेट वेल को उठा दिया जाएगा। पहला केस देखो, याद रखो, पहला केस, ये फर्स्ट केस। और भी केसेस की बात करेंगे आगे, सबके अंदर केस लॉज है। कब कब कॉर्पोरेट वेल को उठाया जाता है? ट्रेडिंग विद एनिमी कंट्री को चेक करने के लिए उठाया जाता है। दूसरा, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू। क्या है? टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू। बड़े शाणे लोग हैं, देखो हाँ क्या खतरनाक हरकतें करते हैं। एक भाई साहब है डिनशॉ नाम के, ठीक है, इन्होंने क्या करा, डिनशॉ, इन्होंने 4 कंपनीज फॉर्म करी, 4 कंपनीज इन्होंने फॉर्म करी। ठीक है, अब देखो बड़े मालदार पार्टी है एकदम, दिन भर शौ शां करते हैं, हाँ, और खूब पैसे कमाते हैं। ठीक है अब क्या होता है कि इनके पास में पैसे बहुत है। कैसे सर? इनके पास में पैसे आते हैं और ये इस पैसे पे टैक्स ना भरना पड़े, इसके लिए इन्होंने कुछ जुगाड़ निकाला है। ठीक है, तो इनके पास में जितना भी पैसा आता है उसको इन्वेस्ट कर देते हैं डिविडेंड और इंटरेस्ट के रूट से दूसरी कंपनीज के अंदर। ठीक है, अभी सुनना, पूरा केस लॉ मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या हुआ कि मिस्टर डिनशॉ ने 4 कंपनीज बनाई, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और इन्होंने जितना भी पैसा इनके पास में आता था, ये चारों कंपनीज के बारे में बात सुनना पहले आप। खोखली कंपनीज है, खोखली। ठीक है, शैम कंपनीज है, SHAM, शैम कंपनीज बोलते हैं, मतलब कंपनी बनाई तो है, कोई भी बिजनेस नहीं है इन कंपनीज के पास में। इन कंपनीज के पास में पैसा सिर्फ मिस्टर डिनशॉ के पास से ही आता है और इनके पास में कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। ठीक है, तो इन कंपनीज को पार्किंग के लिए यूज किया गया है कि जितना भी पैसा आएगा वो हम सारी इनकम मिस्टर डिनशॉ इन चारों कंपनीज में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो डिनशॉ ने सब जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उससे उनको क्या आता है? देखो, डिनशॉ ने इन्वेस्टमेंट किया, उससे इनको आता है डिविडेंड, उससे इनको आता है इंटरेस्ट, बराबर है। तो डिविडेंड और इंटरेस्ट इनको मिलता है, देख लो भैया। ठीक है, अब ये जो डिविडेंड और इंटरेस्ट इनको आता है, इस पे इनको टैक्स ना भरना पड़े, तो ये सारा का सारा पैसा ट्रांसफर कर देते हैं इन चारों कंपनीज के अंदर। और इन कंपनी से पैसा वापस कैसे लेते हैं? तो इस कंपनी से ये पैसा वापस ले लेते हैं थ्रू लोन। मैं आपके लिए अच्छे से बना देता हूं। डिनशॉ अपना सारा इन्वेस्टमेंट की जितनी भी अर्निंग्स होती है, ठीक है, वो इन्वेस्ट कर देता है इन चारों कंपनीज के अंदर, और इन चारों कंपनीज से वापस से ये पैसा अपने पास मंगवा लेता है। कैसे? लोन के थ्रू। देखो पैसा घूम रहा है, डिनशॉ भाई साहब ने इन चारों कंपनीज को बनाया, इनको पैसा दिया खुद का, ताकि खुद को पैसा नहीं भरना पड़े, टैक्स नहीं भरना पड़े, और इनसे ये वापस ले लिया। कैसे दिखाया? कि इन चारों कंपनीज ने मिस्टर डिनशॉ को लोन दिया है, तो घूम फिर के पैसा इनके पास से वापस आ गया। अब देखो मेरी बात सुनो, कॉन्सेप्ट की बात अगर अपन करें तो कंपनीज अलग होती है, मेंबर अलग होता है, चारों कंपनीज अलग, कोई किसी से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, तो इन चारों कंपनीज में मिस्टर डिनशॉ अलग, कंपनीज अलग, पकड़े किसको? कोर्ट ने बोला रुक जाओ भाई साहब, हम आपकी बात समझ गए, हम समझ गए कि कोई भी जेन्युइन कंपनी नहीं है, सबके सब मिस्टर डिनशॉ ने अपने आप को छुपाने के लिए ये लीगल एंटिटीज बनाई है। जितनी भी इनकम मिस्टर डिनशॉ की है, जो डिविडेंड और इंटरेस्ट के थ्रू वो कमाते हैं, तो इन्होंने ये कंपनीज खोली और इनके शेयर्स खरीद लिए।
इन कंपनीज के अंदर सबके शेयर्स खरीद लिए और अपनी डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम यहां यूज कर ली इन्होंने। ये जो सारी इनकम है वो लोन के थ्रू आपने वापस ले ली। कोर्ट ने बोला ये जितनी प्राइवेट कंपनीज हैं सब शैम कंपनीज हैं, फर्जी है, और यहां पर हम पर्दा उठाएंगे, कॉर्पोरेट वेल को तहस नहस कर देंगे। इन चारों कंपनीज के पीछे जाके देखेंगे तो मिस्टर डिनशॉ ही खड़े हुए मिले हमको। उन्होंने कहा कि ये कंपनी तो सिर्फ दिखावा है, सिर्फ चेहरे हैं, इनके पीछे डिनशॉ पूरा काम कर रहा है। ठीक है, तो दिन में तारे दिखा देने वाला केस है, दिन में शॉक दे देने वाला केस है डिनशॉ। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जब भी रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करना होगा, गवर्नमेंट को जब भी टैक्सेशन को बचाना होगा, उनको मालूम चलेगा कि ये जो बंदा है ये टैक्स बचाने के लिए, चोरी करने के लिए, धोखा देने के लिए, हमारा रेवेन्यू कम करने के लिए, मतलब सरकार का रेवेन्यू कम करने के लिए ये कंपनी और उसकी अलग आइडेंटिटी का फायदा उठा रहा है, पर्दे को हटा देंगे और काम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका चौथा केस लॉ था, डिनशॉ मैनेगजी पेटिट का। ठीक है, लेजेंडरी केस लॉ है, याद रखना। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले केस लॉ पे। चलिए अब अगला केस लॉ देखते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। देखो अगला केस लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग है। वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री। देखो जो काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉइज है, वर्कमैन है, वही अपनी कंपनी से लड़ाई कर रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं। मामला क्या हुआ अपन समझते हैं। उससे पहले आप एक चीज समझ जाओ, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट व्हील जो होती है, वेल जो होता है, उसको कब उठाया जाएगा, कब लिफ्ट किया जाएगा। तो उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, केसेस हैं, जिसमें हमने पहला केस देखा कि अगर आप यहां पर एनिमी कंट्री के साथ में बिजनेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो चेक करने के लिए। ठीक है, दूसरा हमने देखा अगर आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं, टैक्स इवेजन कर रहे हो, टैक्स को कंसील कर रहे हो इंफॉर्मेशन को, उसके लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो हम कॉर्पोरेट व्हील को यूज नहीं करने देंगे, हम उसको लिफ्ट कर देंगे। दिन में सबको शॉक में डाल दिया टैक्स की चोरी करके, ये याद करने का तरीका है। अब तीसरा जो रीजन है उस पर यह केस लॉ है। ठीक है, तीसरा रीजन क्या है, ये देखो आप, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, किसी भी तरीके का लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करने के लिए अगर आप इस थियोरी को यूज करोगे तो हम कॉर्पोरेट वेल को तहस नहस कर देंगे। ठीक है, इस केस लॉ में क्या हुआ था, जितने वर्कमैन हैं वो लड़ाई कर रहे हैं उनकी एसोसिएटेड रबर कंपनी के साथ में। ठीक है, अब देखो समझना पूरा केस हुआ क्या क्या है ना, कंपनी जो है, रबर कंपनी जो है, ठीक है, रबर कंपनी को बोनसेस देने हैं, किसको, अपने सारे इंप्लॉइज को या वर्कमैन को, करेक्ट, देना चाहिए। उनके रूल्स रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि इतना प्रॉफिट होगा तो हम आपको बोनसेस प्रोवाइड करेंगे, कंपनी के पास में प्रॉफिट आ रहा है तो हम आपको बोनसेस देंगे, करेक्ट, तो देना भी चाहिए, सिंपल सी बात है। कंपनी बड़ी होशियार है। कंपनी ने क्या करा, इस कंपनी ने, रबर कंपनी ने एक दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे। उस कंपनी का नाम है इनार्को लिमिटेड। इनार्को लिमिटेड के शेयर्स खरीद रखे हैं खतरनाक क्वांटिटी में और अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, इन्होंने अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस पर इनको अच्छा डिविडेंड भी मिल रहा है। अब डिविडेंड आ रहा है तो इनकम ऐड हो रही है, इनकम ऐड हो रही है तो इनको बोनसेस देने पड़ेंगे। तो कंपनी ने सोचा एक काम करते हैं, कंपनी ने रैंडमली एक साल में 1968 में कंपनी ने क्या करा, ये जो इनके इनार्को के शेयर्स थे इस कंपनी के, इस रबर कंपनी ने इन शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया एक सब्सिडरी कंपनी बना के। मतलब इस रबर कंपनी ने अपनी खुद की एक सब्सिडरी कंपनी बना ली। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी में ये सारे शेयर्स इनार्को को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। अब जैसे ही ट्रांसफर करा, रबर कंपनी की बैलेंस शीट से वो इनकम तो कम हो गई। जैसे ही वो इनकम कम हुई डिविडेंड की, तो इनकम ही नहीं है तो बोनस क्या देंगे। वर्कमैन समझ गए कि इस कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को इसलिए बनाया है ताकि इनका लीगल ऑब्लिगेशन हमको बोनस देने का जो है वो खत्म हो जाए। थोड़ा पढ़े, अच्छे से पढ़े अपन इसको, देखो। वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री, उन्होंने ये बोला कि जो नई सब्सिडरी कंपनी है उसको बनाया गया है लोअर बोनस देने के लिए, वर्कमैन को बोनस या तो ना देना पड़े या कम देना पड़े, इसीलिए जितना भी डिविडेंड आता था वो सब कुछ शेयर्स ट्रांसफर करने की वजह से डिविडेंड अमाउंट भी ट्रांसफर होके अब जाता है सब्सिडरी कंपनी के पास में। तो यहां पर होल्डिंग कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो इनकम दिखती नहीं है
और वर्कमैन भी होशियार है, उन्होंने बोला देखो इस सब्सिडरी कंपनी में इस इनकम के अलावा कोई भी इनकम नहीं है, कोई बिजनेस ही नहीं है क्या, ये सब्सिडरी कंपनी कुछ काम ही नहीं करती है क्या। तो क्लियर कट हमको दिख रहा है कि आपने ये सब्सिडरी कंपनी क्यों बनाई है, ताकि आपकी लाइबिलिटी कम हो, आपको बोनस ना देना पड़े। और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो सेपरेट एग्जिस्टेंस वाला जो पूरा है ना, सब हटाओ, कॉर्पोरेट वेल को हटाओ, ये सब्सिडरी कंपनी और कुछ नहीं है, ये होल्डिंग कंपनी है। ये सब्सिडरी रबर इंडस्ट्रीज ही है जो अपने वर्कमैन को बोनस ना देना पड़े, इसलिए सब्सिडरी कंपनी उन्होंने बनाई है। क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा है इस कंपनी के पास में ना तो खुद के एसेट्स हैं, ना खुद की कोई इनकम है, बस जो डिविडेंड मिलता है वही डिविडेंड है। और हमारा खुद का ग्रॉस प्रॉफिट कम करने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट कम करने के लिए इन्होंने इस सब्सिडरी कंपनी को बनाया था। ठीक है, सारा का सारा जो डिविडेंड है वो सब्सिडरी के पास में चले जाता है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि होल्डिंग कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया तो बोनसेस भी कम देने हैं या फिर नहीं देने हैं। ये केस लॉ था वर्कमैन वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज का। ठीक है, दो केस लॉ हो गए, टैक्स की चोरी के लिए हो गया, लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए हो गया। अगला सुनो, अगला सुनो, अगर आपने सब्सिडरी को बनाया है एजेंट जैसे, एक कंपनी है भैया, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। हाँ, इन्होंने क्या करा देखो, इनको ना लाइसेंस लेना था, व्हीकल का लाइसेंस लेना था, गाड़ियों का। ठीक है, इस ट्रांसपोर्ट कंपनी को पता है कि अगर हम हमारे नाम पे अप्लाई करेंगे हमको लाइसेंस नहीं मिलेगा। इन्होंने क्या करा, एक सब्सिडरी कंपनी बना दी उसके नाम से लाइसेंस के लिए अप्लाई करवा दिया और सारे गाड़ियों का लाइसेंस सब्सिडरी कंपनी के नाम पर ले लिया। पेरेंट कंपनी अलग, सब्सिडरी अलग, होल्डिंग कंपनी अलग, सब्सिडरी अलग। सिंपल है। अगर मैं काम नहीं कर पा रहा हूं तो मेरा दोस्त कर देगा, मैं नहीं कर पा रहा हूं तो बहन कर देगी, भाई कर देगा। अरे भाई, पकड़ लिया सुप्रीम कोर्ट ने, बोला कि ये जो पेरेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी है, ये जो सब्सिडरी कंपनी है, ये एक ही है, दे आर वन कमर्शियल यूनिट, और इसलिए लाइसेंस इनका रिजेक्ट किया जाता है मेरे दोस्त, रिजेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सब्सिडरी कंपनी को फॉर्म किया एज एजेंट्स। तो क्या होगा, सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, इम्प्रॉपर पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट किया गया है और कॉर्पोरेट वेल को यूज कर रहे हो, खतरनाक, बाहर। ठीक है, और इस पूरे कॉर्पोरेट वेल थ्योरी का लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग केस लॉ, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। अरे यार, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है। देखो सुनना, इस बंदे ने क्या करा। अब ये जो भाई साहब है, ठीक है, इनका नाम है मिस्टर हॉर्न। ये एक कंपनी के एमडी है। ठीक है, कंपनी के एमडी है, अच्छे से काम वाम कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, इनको बोला कि भाई साहब अब आप एमडी नहीं है, आप जॉब छोड़ दो, चले जाओ। चलो, जॉब छोड़ दी। तो इन्होंने जब इस कंपनी में एग्रीमेंट साइन किया था तो इन्होंने एक नॉन कॉम्पीट क्लॉज पे भी साइन किया था। नॉन कॉम्पीट क्लॉज, नॉन कॉम्पीट क्लॉज क्या होता है कि मैं ये जॉब छोड़ने के बाद में जब बाहर जाऊंगा तो मैं मेरी पहली वाली कंपनी जैसा काम नहीं करूंगा, मैं उनकी कंपटीशन में खड़ा नहीं होऊंगा, मैं उनका बिजनेस खत्म नहीं करूंगा, खराब नहीं करूंगा, डिस्टर्बेंस नहीं करूंगा। ऐसा नॉन कॉम्पीट क्लॉज इन्होंने बनाया। ठीक है, ओके, छोड़ के चले गए। ये एमडी की पोस्ट पे थे। मिस्टर हॉर्न ने बोला मैं साइन करके आया हूं ना, मैं नहीं कर सकता हूं ना, कोई बात नहीं। उन्होंने एक कंपनी बनाई, मिस्टर हॉर्न ने एक कंपनी बनाई। ठीक है, अभी देखना, बात सुनना। उन्होंने बोला मैं तो नहीं कर सकता हूं ना, कोई बात नहीं। उस कंपनी में उन्होंने एक राइवल बिजनेस खड़ा किया, सेम गिलफोर्ड मोटर के अगेंस्ट राइवल बिजनेस खड़ा किया। ठीक है, और उसमें उन्होंने अपनी वाइफ को अकेला शेयर होल्डर बना दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं कर रहा हूं, ये कंपनी कर रही है, उस कंपनी के अंदर मेरी वाइफ शेयर होल्डर है, मुझे क्या है, मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं, मेरी वाइफ कर रही है, मैंने साइन किया था, मेरी वाइफ ने तो साइन नहीं किया था ना। पकड़े गए, पकड़े गए गुरु। कोर्ट ने बोला कॉर्पोरेट वेल उठा दो, ये कंपनी और मिस्टर हॉर्न एक ही है। ये लीगल रेस्ट्रिक्शन जो मिस्टर हॉर्न के ऊपर थे ना, नॉन कॉम्पीट के, वो उनकी कंपनी के ऊपर भी लगेगा। एज सिंपल एज दैट, सिंपल उन्होंने लिख के दे दिया। कोर्ट ने बोला कॉर्पोरेट वेल को एंटरटेन नहीं करेंगे, मिस्टर हॉर्न ही उसी कंपनी के पीछे है, नॉन कॉम्पीट क्लॉज उनके ऊपर भी अप्लाई होगा और कंपनी के ऊपर भी होगा,
और वो पर्सनली लायबल रहेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके साथ में आपका कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ये 4 केस लॉस थे जो मैंने आपको समझा दिए हैं। गिलफोर्ड कवर किया हमने, गिलफोर्ड के साथ में हमने मर्केंडाइज यानी ट्रांसपोर्ट का कवर किया हमने, ठीक है। उसके पहले हमने वर्कमैन का कवर किया, उसके पहले हमने कवर किया, कितने 3 हो गए, 4 हो गए। उसके पहले हमने डिनशॉ का कवर किया, ठीक है। ये सब केस लॉज हमने कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी कब लिफ्ट होगी उनके बेसिस के 4 थे, वो अपन ने कवर कर लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, सो नाउ मूविंग ऑन। अब हम चल रहे हैं कुछ 3 इंपॉर्टेंट केस लॉज पे, ठीक है। ये जो केस लॉज है ये एक टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। और वो टॉपिक बड़ा सिंपल है, सेक्शन नंबर 9 है, इफ़ेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात करता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस सेक्शन के जो तीनों केस लॉज है सिंपल है, ज़्यादा आपको इसमें मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, बट इनको याद करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, हरिनगर में रहने वाला एक सीधा साधा इंसान है जिसका नाम है झुनझुनवाला, ठीक है। सेपरेट, सबसे अलग अलग रहता है, एक जैसा अपने काम से काम रखने वाला इंसान है, परपेचुअली बैठा रहता है एक जैसा, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन टाइप का सेपरेट आदमी है, ठीक है। स्टोरी समझना, स्पेंसर नाम की बाइक है इनके पास में, ठीक है। स्पेंसर बाइक पर बैठे और बैठकर ये निकल गए मद्रास। मद्रास में गए, खतरनाक बिजनेस किया, कंपनी पे कंपनी खरीदी इसने, एक कंपनी बनाई उससे दूसरी कंपनी खरीदी, यही करते गए। हैवी ड्राइवर है भैया, हैवी ड्राइवर, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक लगा, तबीयत खराब हुई, ठीक है। और इतना फेमस आदमी है, प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया, प्रेसिडेंट ने बोला कि मैं सारी तेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेता हूँ। मैं स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हम सब कुछ आपकी कंपनी के सारे शेयर्स हम खरीद लेते हैं, ठीक है। नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, मेरी तबीयत खराब है, मैं ही सब कुछ ठीक करूँगा, ठीक है। अब सुनना, स्टोरी बड़ी सिंपल सी है। हाँ, पहला केस लॉ है हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस एसएस झुंझुनवाला। दूसरा है स्पेंसर एंड कंपनी मद्रास वर्सेस सीडब्ल्यूटी मद्रास। तीसरा है हेवी इलेक्ट्रिक यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। हरिनगर एरिया का नाम, झुंझुनवाला पर्सन का नाम, स्पेंसर बाइक, मद्रास गए। अब सुनना, कंपनी से कंपनी खरीदी, उसकी स्टोरी बताऊंगा। हैवी ड्राइवर है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा, बिहार आ गए रहने के लिए, स्टेट ऑफ बिहार ने बोला हम खरीदते हैं, प्रेसिडेंट ने बोला हम खरीदते हैं, कुछ नहीं। अब मेरी बात सुनना, सेक्शन नंबर 9 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 9 ये बोलता है कि एक बार आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, इसका मतलब अब आप कौन हो? अब आप कंपनी बन चुके हो, बॉडी कॉर्पोरेट बन चुके हो, आपके अंदर परपेचुअल सक्सेशन आ गया है, मतलब मेंबर्स आएंगे जाएंगे, आप एक जैसे चलते रहोगे, सेपरेट लीगल एंटिटी हो, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो, आपके पास में कॉमन सील है, आपके मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी और सारी तमाम बातें, ये सब बातें सेक्शन नंबर 9 के अंदर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर आती है, ठीक है। तो हरिनगर वर्सेस झुंझुनवाला वाले केस में सिंपल सी बात यही हुई थी कि कंपनी एक लीगल पर्सन है, मेंबर्स और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ये बात सुनना ध्यान से। मेंबर्स और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्यों है? क्योंकि ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की वजह से, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन किया है, मतलब आप सब्सक्राइबर हो या आप मेंबर हो, तो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है मेंबर और कंपनी के बीच में बिकॉज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। स्पेंसर वर्सेस मद्रास, ये केस अच्छा है, मैंने आपको बोला ना, वो पर्सन मद्रास गया, कंपनी पे कंपनी खरीदी। ये केस लॉ बोलता है कि जस्ट बिकॉज एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए हैं, सारे शेयर्स, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी की कंट्रोलिंग कंपनी बन गई है, इसका यह मतलब नहीं है कि जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे गए हैं वो कंपनी खत्म। इसका यह मतलब नहीं है कि जो कंपनी के शेयर्स खरीदे गए हैं उसकी लाइफ को एंड हो गया है, उसका कैरेक्टर खत्म हो गया है, उसका कॉर्पोरेट कैरेक्टर बचा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो अभी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेस कर भी लेती है तो भी दोनों कंपनीज का सेपरेट लीगल एंटिटी मेंटेन रहता है। इसलिए बोला था, स्पेंसर बाइक पे बैठ के जब मद्रास गया, कंपनी से कंपनी उसने खरीदी, इलेक्ट्रिक शॉक लगा, और वो जब बिहार आया, प्रेसिडेंट ने बोला मैं शेयर्स खरीद लेता हूं, गवर्नमेंट ने बोला मैं शेयर्स खरीद लेता हूं,
ये केस लॉ क्या बोल रहा है, सुनना। द मियर फैक्ट कि आपकी कंपनी की पूरी शेयर कैपिटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है, द मियर फैक्ट मतलब कि आपकी एंटायर शेयर कैपिटल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड करता है, होता है ऐसा, राइट? गवर्नमेंट आपके कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल होल्ड करती है, आप गवर्नमेंट कंपनी हो सकते हो, करेक्ट? पढ़ा है ना हमने, 51% से ज्यादा या 51%। अगर गवर्नमेंट होल्ड करती है, चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे कॉम्बिनेशन में हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होल्ड किया जा रहा है, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रजिस्टर्ड कंपनी जैसी रहती है। जस्ट बिकॉज शेयर कैपिटल गवर्नमेंट होल्ड करती है, जस्ट बिकॉज प्रेसिडेंट के नाम पे है, कंपनी का वजूद खत्म हो जाएगा? नहीं। कंपनी का गवर्नमेंट की एजेंट बन जाएगी? नहीं। कंपनी क्या प्रेसिडेंट की एजेंट है? नहीं। अपना वजूद अलग से। तो 3 केस लॉज है, ठीक है? मद्रास वाला एक कंपनी टू दूसरी कंपनी, ठीक है? बिहार वाला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट होल्ड करती है तो भी कंपनी एज इट इज रहती है। और उससे पहले हरिनगर और झुंझुन वाला केस सिंपल, कि मेमोरेंडम पे साइन किया है, मतलब बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है मेंबर और कंपनी के बीच में। ये 3 केस लॉ थे, ये मैंने एक साथ आपको कवर करवा दिए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। एकदम खतरनाक, ये रेल की पटरी देखिए आप, रेल की पटरी होती ना ऐसी, हाँ, रेल की पटरी के ऊपर रेल चलती है ऑब्वियसली, थोड़ा सा लेफ्ट हुआ दिक्कत, थोड़ा सा राइट हुआ दिक्कत, डीरेल हो जाएगी, रेल नीचे उतर जाएगी, करेक्ट? ऐसा ही सिस्टम है। अपने दायरे में रहो, अपनी पावर से ऊपर मत जाओ। हाँ, कौन सी डॉक्ट्राइन है? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायस। अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, वायस मतलब पावर, और डॉक्ट्राइन मतलब थियरी। ये थियरी बोलती है कि आप अपनी पावर के बियॉन्ड मत जाना। सबसे ऊपर एक्ट है, एक्ट के नीचे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आता है, और उसके नीचे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आता है। मतलब मेमोरेंडम जो बोलेगा वो आर्टिकल वैसा ही चलेगा, और एक्ट जो बोलेगा मेमोरेंडम वैसा ही बनेगा। अच्छा सुनो, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायस क्या मैं बता रहा हूं, फिर केस लॉ पे बात करेंगे। कोई भी ऐसा एक्ट है जो कंपनी के पावर के बियॉन्ड है, और कंपनी की पावर क्या होती है? जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा गया है उसकी बात चल रही है। ऑब्जेक्ट क्लॉज कहां होता है? उसके मेमोरेंडम में होता है। कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है कि आप ऐसा ही काम कर सकते हो तो इतना ही कर सकते हो, उसके बियॉन्ड जाओगे अल्ट्रा वायस हो जाएगा। अच्छा सुनो, जब मेमोरेंडम के बाहर गए तो ही अल्ट्रा वायस हो गया, तो एक्ट के खिलाफ गए तो अल्ट्रा वायस होगा ही सही। सर आर्टिकल और डायरेक्टर का पावर के बियॉन्ड गया तो कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है, उसको सही किया जा सकता है। उसको क्या बोलते हैं हम? रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन हो सकता है, उस पर सबका सिग्नेचर लेके रिजोल्यूशन पास करके वो काम किया जा सकता है। मतलब डायरेक्टर के पावर के बियॉन्ड गया, ठीक कर लेंगे, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लेंगे। आर्टिकल के बियॉन्ड गया, ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर मेमोरेंडम के बाहर गया अल्ट्रा, एक्ट के बाहर गया अल्ट्रा। बात आ रही समझ में? तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये आपका अगला केस लॉ है 11th, जिसका नाम है एशबरी। पटरी से बाहर गए, देखो पटरी का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? रेलवे, रेलवे और आयरन की एक कंपनी है, रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड, उसका केस है एशबरी, ठीक है? उसका केस है रिची रिच, कितने ही अमीर हो आप, ट्रेन के अंदर बैठना पड़ेगा चुपचाप, ट्रेन के बाहर मत जाना, बियॉन्ड मत जाना, गिर जाओगे, मर जाओगे। तो एशबरी कंपनी का ये केस है रिची के अगेंस्ट। नाम याद करवा दिया मैंने, रेलवे कंपनी है, पटरी का एग्जांपल है, बियॉन्ड नहीं जा सकते, तो आपको पता है कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायस के ऊपर है, ठीक है? और ऐश बरी यानी कि अगर बाहर निकले तो ऐश राख बरी करना पड़ेगा, ठीक है? बाकी ज्यादा बोलता नहीं हूं मैं, ओके? अब सुनो, केस सुनना क्या हो रहा है, ठीक है? अच्छा सुंदर केस है। ये जो कंपनी है ऐशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड, ठीक है? इनके कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा हुआ है? देखो, ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि आप मेक कर सकते हो, बना सकते हो, सेल कर सकते हो, अरे यहां तक कि आप हायर पे दे सकते हो, है ना? रेंट पे, मतलब आप क्या, जो रेलवे के कैरेजेस होते हैं ना, बोगी, वो वैगन्स, वो सब। और क्या कर सकते हैं हम? मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं। और जनरल कॉन्ट्रैक्टर है, सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जनरल कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है? ऐसा कहां लिखा हुआ है? इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर, कि हम बिजनेस करेंगे मैकेनिकल इंजीनियर्स का
और जनरल कॉन्ट्रैक्टर है हम लोग, सिंपल है। ठीक है, बाकी क्या करेंगे, बनाएंगे, रेंट पे देंगे, सेल करेंगे, क्या, रेलवे के कैरेजेस और वेगन्स हम परचेज कर सकते हैं, हम लीज पे ले सकते हैं, हम सेल कर सकते हैं, क्या, माइंस माइंस का भी काम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हम खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं, क्या, हाँ, कोल, टिम्बर, मेटल, इन सब का भी धंधा हम लोग कर सकते हैं। ऐसा इनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है साफ साफ, एशबरी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में। अब इन्होंने क्या किया सुनना, इन्होंने, इस कंपनी के डायरेक्टर ने एक कॉन्ट्रैक्ट करा इन भाई साहब के साथ में, रिची रिच के साथ में। ठीक है, रिचिस को बोला कि सुनो, हम आपको पैसा देंगे, क्या करेंगे, हम आपको पैसा देंगे, किस चीज के लिए, इन भाई साहब को बेल्जियम के अंदर एक नई रेलवे की लाइन डालनी है, उसके लिए उनको पैसे की जरूरत है, तो उसको फाइनेंस करने वाली कंपनी कौन है, रेलवे, ये वाली कंपनी अपनी एशबरी, एशबरी इनको फाइनेंस कर रही है। वाओ, मैं तो अभी से सोच रहा हूं, क्योंकि इनके ऑब्जेक्ट में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि फाइनेंस कर सकते कि नहीं कर सकते। रेलवे का आयरन का काम है, वेगन्स का काम है, कैरेजेस का काम है, पर फाइनेंस कर सकते कि नहीं कर सकते, आई डोंट नो। चलो एनीवे, इन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया रिची रिच के साथ में, डायरेक्टर ने, कि हम आपको फाइनेंस करेंगे, आप जाके वहां पटरी बिछाओ। ठीक है, और इन्होंने क्या करा, अच्छा काम करा डायरेक्टर ने काम क्या करा, डायरेक्टर ने सारे मेंबर्स को बिठा के स्पेशल रिजोल्यूशन पास भी करवा दिया, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, सबका परमिशन ले लिया उन्होंने, रेटिफाई करवा लिया, बोला ना आपको रेटिफाई, अच्छे से भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कंपनी को बाद में पता चला कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, कंपनी ने बोला नहीं 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 भैया, ये अल्ट्रा वायस है, अल्ट्रा वायस है ये, डायरेक्टर ने बोला मैं कान पकड़ता हूँ, अल्ट्रा वायस है भैया, मैं इसको रेपुडिएट करता हूँ, यानी ये खत्म करता हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट को, मैंने भले ही स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया हो, रेटिफाई करवा लिया हो, दो अलग अलग चीज़ है, कुछ भी करवा लिया हो मैंने, मैं माफ़ी मांगता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट वापस लेता हूँ। रिची रिच बोला यार ये क्या बदतमीजी है, आपने बोला कि आप ये काम कर सकते हो, मना कर सकते हो। वो गया, उसने ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ा, उसने कहा ऑब्जेक्ट में लिखा तो है, क्या लिखा है, कि आप जनरल कॉन्ट्रैक्टर हो, लिखा तो है आप जनरल कॉन्ट्रैक्टर हो, तो आपकी पावर में हुआ है, तो जनरल यही तो काम आता है, जनरल कॉन्ट्रैक्टर यही तो काम करता है, पैसा भी देता है, क्या दिक्कत है उसमें। तो उसने बोला मैं कोर्ट के पास जाऊंगा, आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट को आपने खत्म किया है, और मुझे डैमेजेस चाहिए। अब मेरी बात सुनो, जजमेंट, खतरनाक जजमेंट, जज साहब बोले, कंपनी को बोले ऐशबरी, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था एक नल और वॉइड है, नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट में जब जनरल कॉन्ट्रैक्टर लिखा हुआ है, उसका कनेक्शन किससे है, जनरल कॉन्ट्रैक्टर का कनेक्शन है मैकेनिकल शब्द से, मैकेनिकल इंजीनियर्स। आप जनरल काम कर सकते हो, पर वो जनरल मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड होगा, जनरल को उसके मेन बिजनेस के साथ में जोड़ना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं जोड़ सकते। जनरल है तो क्या कुछ भी काम कर सकते हैं क्या, पूरा आसमान खुला है ऐसा तो हम जनरल कॉन्ट्रैक्टर बन गए, ऐसा नहीं होता है। उसका इंटरप्रिटेशन जो किया जाएगा वो उसके मेन काम के साथ में किया जाएगा। ऐसे तो फिर हम बोलेंगे कि आप तो मरीन यानी कि पानी के साथ में कुछ कॉन्ट्रैक्टर ले लो, ब्रिज विज बना दो। ऐसे तो हम बोलेंगे आप फायर इंश्योरेंस में भी जा सकते हो, आप तो कुछ भी कर लो, मरीन में, फायर में, सब में चले जाओ, जनरल होना नहीं होता। तो यहाँ पर जजमेंट पास किया गया कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, कंपनी को बोला आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने उसको खत्म किया, कोई बात नहीं। रिच को बोला, रिचेस को बोला कि आप लड़ाई नहीं कर पाओगे, आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे। क्यों, अब मेरी बात सुनना, क्यों, क्योंकि एक सिंपल सा रूल है, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों के दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ऐसा कौन बोलता है, सेक्शन 399, सेक्शन 399 बोलता है कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। हर वो व्यक्ति जो पहले कंपनी के साथ में ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसको ये बोला गया है कि भैया सोच समझ के आना, मेमोरेंडम पढ़ के आना। हम तो ये सोच के बैठे हैं कि आप मेमोरेंडम पढ़ के आए हो, आपको पता है कि कंपनी की ताकत क्या है, आपको पता है कंपनी की पावर्स कितनी है। अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपकी गलती, आप कंपनी के अगेंस्ट नहीं जा पाओगे, साफ साफ लिखा हुआ, यू कैन नॉट इन्फोर्स इट अगेंस्ट द कंपनी, नहीं कर सकते हो आप, ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगा। अल्ट्रा वायस है ना,
और हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मतलब कंपनी की, जो बाहर वाला व्यक्ति है ना, उसको ये समझ के आना पड़ेगा भैया कि ये पावर के बियॉन्ड है। ठीक है, तो ये ऐशबरी का केस था, एकदम खतरनाक और सॉलिड केस था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक बार आप पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, ये सेम केस को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साथ भी जोड़ा जाता है। ठीक है, आपकी मॉड्यूल में दिया गया है, वहां पर वापस उन्होंने हाईलाइट किया है। क्यों? उनका कहना है कि आर्टिकल, जैसे कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल क्या फॉलो करता है बच्चों? हमेशा आर्टिकल फॉलो करता है उसके ऊपर वाले को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। ठीक है, क्यों? आर्टिकल कभी मेमोरेंडम के बियॉन्ड नहीं जा सकता, इसलिए आर्टिकल का शब्द क्या है कि आर्टिकल मेमोरेंडम का सब्सिडरी है, बच्चा है, पापा मेमोरेंडम है, और मेमोरेंडम के भी पापा एक्ट है। करेक्ट, मेमोरेंडम को चार्टर बोला जाता है। मेमोरेंडम जो बोलेगा वैसे ही आर्टिकल लिखेगा, आर्टिकल मेमोरेंडम के बियॉन्ड नहीं जा सकता है, जो मेमोरेंडम बोल रहा है वैसा ही बिजनेस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एज इट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए भी यूज करी जाती है। ठीक है, ये था आपका ऐशबरी का लेजेंडरी केस लॉ। ओके ग्रेट, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। ओके, अभी तक हमने बात करी है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स की। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग द टॉपिक, और हम जा रहे हैं दूसरी डॉक्ट्राइन पे जिसका नाम है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, अब देखना, कंस्ट्रक्टिव नोटिस डॉक्ट्राइन बहुत सिंपल है। वो हमको बोलती है कि हम ऐसा प्रिज्यूम करेंगे कि आपको इस चीज़ का ऑलरेडी नॉलेज है, नोटिस है। करेक्ट, किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग? that you are already aware about the powers and the object of the company. How? आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का आपको परफेक्ट नॉलेज है, हमको ये ऑलरेडी पता है, हम ऐसा प्रिज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, अब ऐसा ही केस लॉ है खतरनाक, कोटला वर्सेस रामामूर्ति का। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कंपनी के एओए में कि अगर कंपनी कोई भी डीड या डॉक्यूमेंट या पेपर साइन करती है तो 3 लोगों के उस पर सिग्नेचर्स चाहिए। 1 मैनेजिंग डायरेक्टर, 2 वर्किंग डायरेक्टर, एंड द थर्ड वन इज सेक्रेटरी। ठीक है, कंपनी ने एक मॉर्गेज डीड साइन करी, पर उस पर एमडी के सिग्नेचर्स नहीं थे। जिस पर्सन के साथ में उन्होंने ये साइन करा, उस पर्सन का कहना है कि हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसको एनफोर्स करते हैं। कंपनी ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो गलत है, इस पर तो साइन ही नहीं है। तो उस पर्स व्यक्ति का कहना था कि इसमें मेरी क्या गलती है, आपके एमडी का साइन नहीं है तो डीड तो सही होनी चाहिए ना। बट कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस को यहाँ पर यूज करेंगे, और हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि आपको पता था कि 3 लोगों के सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं। अगर नहीं है और आपने नहीं देखा इस चीज को, तो ये डीड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ये है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ओके, ठीक है, तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पर गलत है। गलत है, आपको लग रहा होगा कि ये तो हमेशा कंपनी के प्रिजम्पशन में काम करेगा, कंपनी के फेवर में काम करेगा ये डॉक्ट्राइन, सेक्शन 399 को आप अपना रहे हो, उसके वजह से आप सब कुछ कंपनी के फेवर में कर रहे हो। बाहर वाले को अगर नॉलेज नहीं भी होगा, उसने नहीं भी पढ़ा होगा, तो भी ऐसा प्रिज्यूम किया जा रहा है। परफेक्ट है, इसीलिए डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया, और वो बना डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर, इंडोर 4 दीवारी के अंदर। अब ये डॉक्ट्राइन क्या कहता है, ये थ्योरी ये कहती है कि हम लोग, बिल्कुल हमें नॉलेज होना चाहिए एज एन आउटसाइडर, पर आपके कंपनी के अंदर एग्जीक्यूशन बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप रिजोल्यूशन पास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उससे हमें क्या। तो ये जो डॉक्ट्राइन है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये आउटसाइडर के फेवर में काम करती है। ठीक है, ये आउटसाइडर के फेवर में प्रिजम्पशन क्रिएट करती है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है कि पहली बात तो ये एक्सेप्शन है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। दूसरी बात कि आउटसाइडर्स कभी भी ये बिलीव नहीं करेंगे कि इंटरनल अफेयर्स कंपनी के खराब है। हम तो उल्टा ये प्रिज्यूम करेंगे, आपने कहा कि साइन लेनी होती है तो हमने सोचा कि साइन आपने ले ली होगी ना। हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि आपकी इंटरनल फॉर्मेलिटीज जितनी भी है वो आपने बराबर करी है, बराबर ऑब्जर्व करी है, बराबर आपने उसका, इट्स बिन टेकन केयर ऑफ। ये डॉक्ट्राइन इनोसेंट आउटसाइडर्स को, हम जैसे लोगों को बचाती है कंपनी, ताकि कंस्ट्रक्टिव नोटिस को मिसयूज ना करें। और ये टर्कवॉन्ड रूल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका केस लॉ है खतरनाक, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवॉन्ड। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाता हूं, लेजेंडरी केस लॉ पूरे पूरे आने के चांसेस है, इसको ध्यान से सुनना। बैंक है रॉयल ब्रिटिश बैंक, कंपनी का नाम है एक रेलवे कंपनी, उनके मैनेजर है मिस्टर टर्कवॉन्ड। मिस्टर टर्कवॉन्ड ने क्या किया, कंपनी का एक करंट अकाउंट चला रहे बैंक के साथ में। ठीक है, बैंक करंट अकाउंट, एक तरीके से आपको लिमिट दी जाती है, आपको पावर दी जाती है कि आप ये पैसा यूज कर सकते हैं।
करेक्ट। उसके बिहाफ पर कंपनी ने, मिस्टर टर्कवांड ने 2000 पाउंड्स का, 2000 पाउंड्स का एक बॉन्ड साइन करके कंपनी को दे दिया एज ए सिक्योरिटी कि आप करंट अकाउंट फैसिलिटी में आपकी यूज कर रहा हूं, इट्स लाइक अ लोन फैसिलिटी, तो मैं उस सिक्योरिटी के लिए आपको मेरा एक रिटर्न साइंड बॉन्ड दे रहा हूं 2000 पाउंड्स का। अब ये जो बॉन्ड है बिल्कुल प्रॉपर, हाँ, इस पे 2 डायरेक्टर की साइन है, सेक्रेटरी की साइन है, कंपनी की सील लगी हुई है, एकदम प्रॉपर सब कुछ, ठीक है। अब हुआ क्या, कंपनी जब काम कर रही थी तो आगे पता चला कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स एक लिमिट तक पैसा बोरो कर सकते हैं, बराबर, और अगर उस लिमिट के बियॉन्ड जाना है तो आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। और रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड, भैया वो भी कर लिया था, मिस्टर टर्कवांड ने रिजोल्यूशन पास कर लिया था, पर उस पे ये नहीं लिखा था कि वो कितना अमाउंट तक का पैसा बोरो कर सकते हैं एज ए डायरेक्टर। मतलब उन्होंने बोला कि आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हमको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और हमको एक रिजोल्यूशन पास करके ही परमिशन ले मिलेगी, तब जाके हम अमाउंट बोरो कर सकते हैं, तो हमने करा। अच्छा, बैंक ने क्या देखा होगा, बैंक ने देखा होगा कि रिजोल्यूशन पास करा है क्या, हाँ वेरी गुड, चलो रिजोल्यूशन पास किया है, डन, वेरी गुड, मतलब इन्होंने सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें। अब कंपनी का बोलना है कि हम एक ही सर्टेन अमाउंट तक कर सकते थे, उसके बियॉन्ड डायरेक्टर नहीं कर सकते थे, ठीक है। और हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, आप जाके पढ़ सकते थे, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि इतनी लिमिट तो डायरेक्टर के पास में है ही नहीं। जजमेंट आया, उन्होंने बोला कि भैया रॉयल ब्रिटिश बैंक बिल्कुल एग्जीक्यूट कर सकता है, कंपनी कंस्ट्रक्टिव नोटिस को यूज करके बच नहीं सकती है। बैंक ने बोला कि हम रिजोल्यूशन पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है इतना ही मामला है, आपने ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, आपने कंपनी के अंदर बैठे बैठे क्या किया, हमको क्या करना, हमारा बॉन्ड वैलिड है। आपकी इंटरनल वर्किंग्स जितनी भी है, आपके इंटरनल मैनेजमेंट है, हम तो प्रिज्यूम करेंगे इंडोर मैनेजमेंट की वजह से कि सब कुछ बराबर फॉलो किया गया है। ये इंडोर मैनेजमेंट का रूल है कि कंपनी के इंडोर अफेयर कंपनी की प्रॉब्लम है। आपके डायरेक्टर 2000 तक नहीं कर सकते थे तो ये आपकी दिक्कत है। हाँ, आपने बोला रिजोल्यूशन पास करना है, हमने रिजोल्यूशन मांगा, रिजोल्यूशन पास है, हमने देखा, अब अंदर का मामला आपका क्या है ये आप जानो। तो ये था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड, आरबीबी वर्सेस टर्कवांड, इसलिए लेजेंडरी केस लॉ है, पूरे पूरे आने के चांसेस है, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। अब 15, 16, 17, 18 और 19 ऐसे 5 केस लॉज है, ठीक है। ये सब इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन के ऊपर चलते हैं, इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है कि इंडोर मैनेजमेंट आप कब यूज नहीं कर सकते हो, तो 3 केसेस है जहां पर एक्सेप्शन है। इंडोर मैनेजमेंट आप तब यूज नहीं कर सकते हो जब ऑलरेडी आपको इररेगुलरिटी का पता हो, एक्चुअल में पता हो, या आपको कंस्ट्रक्टिव तरीके से, मतलब आपको हिंट है, आपको पता है कि यहां पर इररेगुलरिटी है, तो भी आप गलती कर गए। अब आप बोल रहे हो कि मैं इंडोर मैनेजमेंट को यूज करूं और मैं बोलूंगा कि मेरी गलती नहीं है ना, आपको ऑलरेडी ऐसा लग रहा था कुछ गड़बड़ है। एक अकाउंटेंट है, एक अकाउंटेंट कंपनी की प्रॉपर्टी कैसे बेच सकता है, आपने एक अकाउंटेंट से कंपनी की प्रॉपर्टी खरीद ली ये सोच के कि अकाउंटेंट के पास में पावर होगी। जब एक अकाउंटेंट आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है तो आपको याद होना, पता होना चाहिए ना कि अकाउंटेंट के पास में इतनी अथॉरिटी नहीं रहती है। सस्पिशन था, कुछ गड़बड़ चल रही थी, तो भी आपने, अब आप इंडोर मैनेजमेंट यूज कर रहे हो, नहीं कर पाओगे। फॉर्जरी, फ्रॉड के केस में आप इंडोर मैनेजमेंट यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये 5 केस लॉज है, हार्वर्ड, मॉरिस, आनंद, हॉक्टन एंड रूबन, ठीक है। ये पांचों केस लॉज आपको पता होना चाहिए, नाम से पता होना चाहिए। मैं इनका कंटेंट जो है वो आपको समझा देता हूं, ठीक है, वन बाय वन। नाउ देखो हार्वर्ड के केस में क्या होगा, डायरेक्टर्स, ठीक है, इन्होंने बोला कि डिबेंचर्स इशू करे गए डायरेक्टर्स को, ठीक है, बिना किसी रिजोल्यूशन के। अब उनका कहना है कि पता होना चाहिए था आपको, रिजोल्यूशन पास करने के बाद ही आपको यहां से डिबेंचर्स इशू करवाए जाएंगे, जनरल मीटिंग होनी चाहिए, सबकी असेंट होनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं ली गई, ठीक है। अब सुनना,
आप खुद डायरेक्टर हो कंपनी के, आपको तो ये पता होगा कि डिबेंचर्स जब आपको इशू करे जाते हैं तो रिजोल्यूशन पास किया जाता है। आपको सिस्टम के बारे में पता है, आपको पता है कि रिजोल्यूशन पास नहीं हो रहा है, इरेगुलरिटी है, तो भी आपने वो चीज करी। और अब आप बोल रहे हो, अब आप खुद को डिफेंड करना चाह रहे हो कि सुनिए सुनिए, मतलब गड़बड़ हो गई और ये तो गलत है, मैं इंडोर मैनेजमेंट यूज करूंगा, कंपनी की इरेगुलरिटी कंपनी की है, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं होगा ना। नहीं हो सकता। क्यों? उन्होंने बोला कि इंडोर मैनेजमेंट का ये एक्सेप्शन है कि आप इंडोर मैनेजमेंट तब यूज नहीं कर सकते जब आपको इरेगुलरिटी का ऑलरेडी आपके पास में नॉलेज हो। ठीक है, यू आर अवेयर। ओके गाइज, नाउ मूविंग अहेड, एक और केस लॉ है। सो बेसिकली हम लोग कुछ टोटल 5 केस लॉस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट, एज आई टोल्ड यू गाइज बिफोर। पहला हमने हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। तो इसकी समरी ये है कि आप डायरेक्टर हो, आपको पता होगा कि ये सिस्टम है, आपके नॉलेज में था तो भी आपने फॉलो नहीं किया, एंड ऑफ द स्टोरी, इंडोर मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर सकते। दूसरा केस है मॉरिस वर्सेस खनसीन का, ठीक है। अब इनके साथ में क्या हुआ है, डायरेक्टर बोल रहा है कि मुझे शेयर्स अलॉट किए गए थे, मैं उस मीटिंग में था जहां पर अलॉटमेंट हुआ था। अब उस मीटिंग में अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज है, प्रोसीजरल चीज़ें ढंग से फॉलो नहीं हुई है, उसके बावजूद आपको वहां पर अलॉटमेंट किया गया, एंड नाउ यू आर सेइंग कि मैं इंडोर मैनेजमेंट यूज़ करूंगा, कंपनी की इरेगुलरिटी से मुझे कोई मतलब नहीं है। बट द थिंग इज, आप उस मीटिंग में थे, आपका जो अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर का वो भी गलत हो गया क्योंकि मीटिंग एकदम सही तरीके से नहीं हुई, प्रोसीजरल चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई। बॉटम लाइन ये है कि आपका अपॉइंटमेंट डायरेक्टर का गया, आपको जो अलॉटमेंट किया गया था वो भी गया। नाउ यू आर यूजिंग इंडोर मैनेजमेंट एज ए डिफेंस, काम नहीं करेगा वो, आप उसको यूज नहीं कर सकते। दोनों में बात एक ही है, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी आपके पास में थी। थर्ड वन इज आनंद बिहारी वर्सेस डिंशॉ एंड कंपनी लिमिटेड। अच्छा केस है, इसमें तो खतरनाक काम हुआ है। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, एक पर्सन ने एक्सेप्ट कर ली कंपनी की प्रॉपर्टी। कौन बेच रहा है? कंपनी का कौन बंदा बेच रहा है? अकाउंटेंट एक कंपनी की प्रॉपर्टी सेल ऑफ कर रहा है ना। लुक एट दिस, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, राइट। अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ सस्पिशन है आपको कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यू शुड हैव, आपको पूरा इंस्पेक्शन करना चाहिए था। आपको देखना चाहिए कि कुछ तो दाल में यहाँ पर काला है। अगर दाल में कुछ काला लग रहा है, अकाउंटेंट के पास में राइट्स होते ही नहीं है, वो ट्रांसफर कर ही नहीं सकता है, आपने ले लिया, एंड नाउ यू आर सेइंग अरे ये तो कंपनी का कौन सा पर्सन कर रहा है, तो कंपनी का मैटर है ना, उनका इंटरनल मैटर है ये, हम तो अज्यूम करेंगे कि हमको सब कुछ नॉलेज है। इंडोर मैनेजमेंट नहीं होगा, इंडोर मैनेजमेंट सस्पिशन पे यूज नहीं कर सकते, इंडोर मैनेजमेंट नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी पे नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, इंडोर मैनेजमेंट आप फ्रॉड में और फ्रॉजरी में भी यूज नहीं कर सकते। इस वाले केस में यही हुआ था, हॉक्टन एंड कंपनी वर्सेस नोदाट लॉ एंड विल्स लिमिटेड। इसमें क्या हुआ था, एक बंदा दो कंपनीज के अंदर डायरेक्टर है। अब देखो ये भी सस्पिशन के ऊपर है, फ्रॉड वाला आएगा एक और, ये भी सस्पिशन के ऊपर है। एक ही पर्सन दो कंपनीज में डायरेक्टर है, ठीक है। नाउ दिस पर्सन हैज अग्रीड टू अप्लाई द मनी ऑफ वन कंपनी इन द पेमेंट ऑफ डेट टू अदर। एक कंपनी का पैसा यूज करके वो दूसरी कंपनी का डेट का पेमेंट यहां पर रिजॉल्व कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि जिस भी पर्सन का ये काम हो रहा है, आपको ये अनयूजुअल तो लग ही रहा है ना कि इतनी अथॉरिटी उस पर्सन के पास में कैसे। जैसे ही आपको सस्पिशन हो गया, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंक्वायरी बिठाओ, आप वहां पर असर्टेन करो कि क्या उसकी अथॉरिटी में है, नहीं है। यहां पर इंडोर मैनेजमेंट आप यूज नहीं कर सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूबिन वर्सेस ग्रेट फिंगॉल कंसोलिडेटेड। इनके केस में क्या हुआ है, इनके केस में हुआ है फ्रॉड। शेयर सर्टिफिकेट दिया गया एक पर्सन को, वो शेयर सर्टिफिकेट पे कंपनी सेक्रेटरी जिसने सील लगाई है, उसने सिग्नेचर फॉर्ज करी है दो डायरेक्टर्स की। बंदे का कहना है, प्लेंटिफ का कहना है, जिसके साथ में धोखा हुआ है, उसका कहना है ये तो कंपनी का मैटर है, आप फ्रॉड कर रहे हो, आप किसी की साइन कर रहे हो, मेरा शेयर सर्टिफिकेट तो बराबर है ना। फॉर्जरी में ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि उस डायरेक्टर को नहीं पता है कि उसकी साइन हो गई, उस मेंबर को पता ही नहीं कि उसकी साइन हो गई। ठीक है, तो सिग्नेचर जेन्युइन है या फॉर्ज है, ये इंटरनल मैनेजमेंट का मुद्दा है।
इस बात पे इंडोर मैनेजमेंट यूज नहीं होगा। ठीक है, आप कंपनी को नहीं रोक सकते हो, कंपनी बोलेगी कि ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट नहीं है, हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल है रूल, इंडोर मैनेजमेंट एक्सटेंड नहीं हो सकता टू कवर अ कंप्लीट केस ऑफ फॉर्जरी। ठीक है, इस तरीके से हमने टोटल इस पूरे वीडियो में 19 केस लॉज हमने यहां पर कवर करें। ठीक है, और इस 19 में 2-3 केस लॉज हैं जो मैंने स्किप करें, जो आपके मॉड्यूल में है, कुछ ज़्यादा बड़े केस लॉज नहीं है। इसमें से आपको जो केस लॉज बाय नेम याद होना चाहिए, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको बाय नेम जो केस लॉ याद होना चाहिए वो है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवॉन रूल। टर्कवॉन रूल जो इंडोर मैनेजमेंट है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पूरी लैंग्वेज और मैप आपको, माइंड मैप मैंने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, उसके अलावा आपको याद होना चाहिए एशबरी रेलवे कैरेज का जो केस लॉ है वर्सेस रिच, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, केस लॉ नंबर 11 जो था। ओके, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। इसके पहले जो इंपॉर्टेंट केस लॉ आया था वो है आपका सेलिमन वर्सेस सेलिमन, राइट। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था, सेलिमन वर्सेस सेलिमन सेपरेट लीगल एंटिटी पे चलता है। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। मैकवारा जो सबसे पहला था, आपको ये याद रखना है। ये चार तो ऐसे केस लॉज है, आप विदाउट फेल आपको ये याद रख के जाना ही है। ठीक है, सो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, आपने इन्जॉय किया होगा, सारे केस लॉज आपको अच्छे लगे होंगे। और इसी तरीके से कुछ छोटे छोटे वीडियोज़ हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे जिसमें सब चीज़ें एक बार में आपके लिए कवर हो जाए। अभी केस लॉस कवर करें, कुछ चैप्टर्स वन शॉट में और लाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। और जैसा मैंने आपको कहा है, कानून का जुनून, राइट, बना के रखिए। प्रैक्टिस अ लॉट, प्लीज़ राइट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट नेम्स एंड स्टोरीज उनके सामने जो मैंने याद करने की टेक्निक्स आपको बताई है, और उनके बुलेट पॉइंट्स आप इस वीडियो से बना सकते हैं, तो आपको और मज़ा आएगा और आंसर्स में आप लोग लिख पाएंगे। लास्ट टॉपिक जो मैंने रिलेट करा है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, आपको क्लिक होना चाहिए, सेलिमन वर्सेस सेलिमन मुझे लिख के आना है। ठीक है, टॉपिक के नाम से आपको केस लॉ याद होना चाहिए, वो मैंने ट्रिक यहाँ पर आपको बताई है। क्योंकि क्वेश्चन आएगा टॉपिक के ऊपर, क्वेश्चन डायरेक्टली केस लॉ पे आना से ज़्यादा चांसेस है कि डायरेक्ट आपसे टॉपिक और कॉन्सेप्ट पूछा जाए। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।